हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडी टू सॉल्व चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविम ज्यामिति का वन शॉट वीडियो देखेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे बोर्ड में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात का, है ना। दिक् कोसाइन को आप डायरेक्शन कोसाइंस और दिक् अनुपात को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, ठीक है बेटा। तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, आइए देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम लोगों ने ये टॉपिक वेक्टर चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है और 11th क्लास में भी आपने लाइन जो 3D चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वहां पर भी आपने डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आइए उस बात को रिकॉल करते और देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर स्पेस में सपोज हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना, और कोई लाइन है इस तरीके से, एक लाइन है ओपी। ओपी लाइन तीनों एक्सिसेस के साथ, तीनों अक्षों के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बना रही है। तो अगर हम इस अल्फा, बीटा, गामा का कॉस ले ले, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ले ले, तो इसी को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। क्लियर। अब आपको मालूम है कि अगर P का निर्देशांक x y z है तो cos अल्फा जो है बेटा वो x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसे आप L कहते हो। इसी प्रकार से cos बीटा जो है बेटा वो y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसी प्रकार से cos गामा जो है बेटा वो z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा निकालते हो। cos बीटा को आप m कहते हैं और cos गामा को आप n कहते हैं। तो हमारी लाइन OP लाइन जो है तीनों अक्षों के साथ अल्फा, बीटा, गामा कोण बना रही है। 3D में स्पेस में कोई लाइन तीनों अक्षों के साथ झुकी होती है तो उस अल्फा, बीटा, गामा का cos ले लिया जाए, है ना। कोसाइन माने cos होता है, कोसाइन जो है cos का पूरा नाम होता है ना। जब कोसाइन ले लेंगे तो उसी को हम cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा कहते हैं। क्लियर। हमने डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जहां मैंने बहुत डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है डायग्राम के साथ, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर ये कोई पॉइंट P है जो मूल बिंदु से अगर इसको मिलाया जाए तो OP बनेगा और इस OP रेखा की दिक् कोज्याएं इस प्रकार से दी जाएंगी, इसे ही हम कहते हैं दिक् कोज्या। क्लियर। अब अगर बात करें हम कि दिक् कोसाइन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात करनी है कि एक रेखा के दिक् कोसाइन के समानुपाती संख्याओं को रेखा के दिक् अनुपात कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं दिक् अनुपात की, कि दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो किसे कहेंगे आप। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एक रेखा के दिक् कोसाइन यानी दिक् कोज्या यानी LMN, ठीक है, के समानुपाती संख्याओं को, यानी कि L, M और N के समान अनुपात में कोई 3 संख्याएं ले ली जाए। मान लीजिए हमने ले लिया A, B और C जो कि LMN के साथ समान अनुपात बनाती हैं, यानी इक्वल रेशियो में है, ठीक है। ये 3 संख्याएं ABC LMN के साथ इक्वल रेशियो में है, समान अनुपात में है, तो ये संख्याएं दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगी बेटा। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है कि अगर दिक् कोज्याएं हमारी LMN है और उनके रेशियो में, इक्वल रेशियो में हम कोई भी 3 संख्या, कोई भी 3 है ना, अपने मन से कोई भी 3 संख्या इस प्रकार से चुन लें, सेलेक्ट कर लें कि उनका अनुपात यानी L अपॉन A, M अपॉन B, N अपॉन C समान हो जाए, तो उस केस में ये जो ABC है इनको हम दिक् अनुपात कहेंगे। अब अगर मैं इसको लेमडा के बराबर कर दूं बेटा, तो देखो यहां से L बराबर A लेमडा, M बराबर B लेमडा और N बराबर C लेमडा, है ना। अब आपको मालूम है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। ये बात हम यहां से भी देख सकते हैं। देखिए यहां पर अगर यहां पर L स्क्वायर, M स्क्वायर और N स्क्वायर को ऐड किया जाए बेटा, तो देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर एलसीएम ले लिया जाए तो देखो ऊपर भी आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये इससे कट जाएगा और इसकी वैल्यू फाइनली 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर भी हमें मालूम है कि L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, L की वैल्यू किसके इक्वल है A लेमडा, तो ये हो जाएगा
ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1। लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेमडा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस लेमडा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम यहां से बेटा एल एम एन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो बताइए जरा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो एल है ए लेमडा और लेमडा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इनटू में ए। तो ये हो गया बेटा प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार से एम है बी लेमडा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सिमिलरली बेटा अगर हम एन फाइंड करना चाहें तो वो सी लेमडा के इक्वल होगा और वो हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से आपने देखा कि अगर हमको एबीसी मालूम है, एबीसी क्या है, 3 संख्याएं हैं जो किसके अनुपात में है, एल एम एन के समान अनुपात में है। तो उस एबीसी की हेल्प से हम एल एम और एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी दिक् को ज्याए निकाल सकते हैं। और उस केस में इस एबीसी को हम दिक् अनुपात कहते हैं, यानी दिक् अनुपात की हेल्प से हम दिक् को ज्या को प्राप्त कर सकते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट है। यानी किसी भी लाइन के डायरेक्शन को बताने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बारी दिक् को ज्याएं ही ज्ञात करी जाएं। अगर सिर्फ दिक् अनुपात भी मालूम चल जाए तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम दिक् को ज्याओं को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी बात का फायदा उठा करके हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा तो आप वहां देखेंगे कि हम बार बार एबीसी की हेल्प से एल एम एल की वैल्यू बड़े ही आसानी से प्राप्त करेंगे और क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए उसी कॉन्सेप्ट को, उसी बात को हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी रेखा के लिए यदि रेखा के दिक् अनुपात एबीसी हैं तो के ए बी के सी, जहां के नॉट इक्वल टू 0 कोई एक कांस्टेंट संख्या है, तो के ए के बी के सी भी दिक् अनुपातों का एक समूह होगा। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर हम के की वैल्यू बदलते चले जाएं तो हमें एबीसी के सेम अनुपात में कई संख्याओं के सेट, कई संख्याओं के त्रिक मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, अब इसमें मैं 2 का गुणा कर दूं तो 2 4 6 बन गया, 3 का गुणा कर दूं 3 6 9 बन गया, 4 का गुणा कर दूं 4 8 12 बन गया। तो क्या ऐसे हम बहुत सारे ऐसे 3 के बहुत सारे सेट, अनंत सेट बना सकते हैं? तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि इसलिए एक रेखा के दिक् अनुपातों के 2 समूह भी समानुपाती होंगे, अतः किसी रेखा के एक दिक् अनुपातों के असंख्य समूह होते हैं। जैसे अगर ये किसी रेखा के दिक् अनुपात है तो ये सब भी उसी के दिक् अनुपात हैं। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है। किसी भी कांस्टेंट संख्या का गुणा करके किसी भी अनुपात में कांस्टेंट संख्या का गुणा कर दें तो एक नया अनुपात बनेगा जो कि पुराने वाले अनुपात के इक्वल है। इसका मतलब ऐसा कोई सा भी सेट हम लिख सकते हैं और ये सभी के सभी दिक् अनुपात ही कहलाएंगे। इसलिए किसी रेखा के दिक् अनुपात नियत निश्चित नहीं होते हैं, असंख्य होती हैं, अलग अलग होती हैं, बशर्ते शर्त होगी कि सभी दिक् अनुपात के जो समूह बनाएंगे वो आपस में कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। और वो एल एम एन जो दिक् को ज्याएं होती हैं उनके साथ सभी के सभी अनुपात समान अनुपात में होंगी, है ना। और कोई आंसर कोई सा भी लिख सकता है, जैसे कोई 1 2 3 लिखे, कोई 4 8 12 लिखे, दोनों ही सही है क्योंकि इसमें 4 का गुणा करके ये बनाए। तो यही बात यहां समझाई गई है कि अगर किसी रेखा के दिक् अनुपात आपने एबीसी प्राप्त कर लिए और मैं उसी एबीसी में किसी कांस्टेंट के का गुणा कर दूं तो के ए के बी के सी जो प्राप्त करूंगा बेटा वो भी दिक् अनुपात ही कहलाएंगी। इसका मतलब अगर मेरा आंसर 1 2 3 है और आपके किसी दोस्त का आंसर 4 8 12 आ गया तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है। 4 8 12 को हम काट देंगे कॉमन लेकर के तो फिर से 1 2 3 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन। अभी तो एक बिंदु था और उस बिंदु को मूल बिंदु से हमने मिलाया था। आप देख सकते हैं यहां पर बेटा कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट था, यहां पर जो रेखा थी वो मूल बिंदु से जुड़ी हुई थी, यानी मूल बिंदु से पी की स्थिति थी और उस ओपी का हमने दिक् को ज्या निकाला था। तो यहां पर एक बिंदु मूल बिंदु था और एक बिंदु हमें हवा आकाश में अंतरिक्ष में दी गई थी। अब हम बात करने जा रहे हैं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन। यानी स्पेस में 2 बिंदु हैं इस तरीके से, ये लीजिए, ये बिंदु है P और ये बिंदु है Q। मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट है, P का निर्देशांक है बेटा x1 y1 z1 और Q का निर्देशांक है x2 y2 z2। अब अगर मैं P को Q से मिला दूं तो ये जो PQ रेखा बनेगी, इस PQ रेखा के दिक् को ज्या कैसे लिखेंगे, दिक् कोसाइन कैसे लिखेंगे, यही बात हमसे पूछी जा रही है।
तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है। 3D और वेक्टर एक दूसरे से मिक्स होते हैं। 3D के सभी क्वेश्चन को वेक्टर की हेल्प से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो अगर मैं यहां पर PQ का दिक कोजिया लिखना चाहता हूं बेटा, दिक कोसाइन लिखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? मैं आपको वेक्टर की हेल्प से सिखा देता हूं, क्योंकि हम पेपर में वेक्टर की हेल्प से जब करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और कॉन्सेप्ट भी हमारा बहुत पक्का हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप PQ वेक्टर लिख लो। PQ वेक्टर कैसे लिखोगे? तो OQ माइनस OP है ना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो बताइए OQ है X2 I कैप, Y2 J कैप एंड Z2 K कैप। ठीक है बेटा, ये हमारा OP वेक्टर है, सॉरी OQ वेक्टर। X1 I कैप, Y1 J कैप एंड Z1 K कैप, ये हमारा OP वेक्टर हो गया। अब अगर माइनस करेंगे तो I में से I माइनस होगा, तो देखो ये आएगा X2 माइनस X1 I कैप, Y2 माइनस Y1 J कैप एंड Z2 माइनस Z1 K कैप। ये लीजिए, ये हमने PQ वेक्टर तैयार कर लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि PQ का मॉड क्या होगा, तो मॉड निकालने के लिए I कैप, J कैप और K कैप के जो गुणांक होते हैं उसका स्क्वायर करके आप ऐड कर देते हो, है ना। किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना तो सबको आता ही है। तो बेटा अगर यहां से मैं देखूं तो क्या बनेगा बताओ? X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये हो गया PQ का मॉड। आई होप कि ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस लिखनी है तो यूनिट वेक्टर निकालिए। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन को शो करता है और डायरेक्शन ही डायरेक्शन कोसाइन होती है। जो वेक्टर में डायरेक्शन है वही 3D में डायरेक्शन कोसाइन है। तो अगर मैं यहां पर PQ का यूनिट वेक्टर निकाल लूं, यानी PQ कैप निकाल लूं, तो बताओ कैसे बनेगा? PQ वेक्टर डिवाइडेड बाई PQ का मॉड। ठीक है बेटा, तो देखो X2 माइनस X1 I कैप, Y2 माइनस Y1 J कैप, Z2 माइनस Z1 K कैप डिवाइडेड बाई PQ का मॉड। PQ का मॉड है बेटा X2 माइनस X1 होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर एंड Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओगे कि अगर मैं इसको तीनों को IJK को तोड़ के अलग कर दूं तो ये बनेगा X2 माइनस X1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ X2 माइनस X1 होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर एंड Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू में हमारा I कैप। ऐसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। ऐसे बताइए, यहां लिख देंगे Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई ये पूरा मॉड है ना, जो कि मेरा PQ है। PQ का मॉड ही तो है ये। चलिए बताइए, X2 माइनस X1 होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर एंड Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर J का कैप। और इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर Z2 माइनस Z1 K कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ X2 माइनस X1 होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर एंड Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये जो I का गुणांक है ये L है, जो J का गुणांक है ये M है और जो K का गुणांक है बेटा ये N है। और इस तरीके से L M N प्राप्त हो गया। बताइए L की वैल्यू क्या आएगी? X2 माइनस X1 डिवाइडेड बाई रूट में X2 माइनस X1 होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर एंड Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली M की वैल्यू हो जाएगी Y2 माइनस Y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ X2 माइनस X1 होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर एंड Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार से आप N को भी लिख लेंगे। तो ये हमारा रेडीमेड फॉर्मूला बन गया किसी भी दो पॉइंट से जाने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का। ये कार्टेशियन वाला फॉर्मूला है, 3D का फॉर्मूला है। और वेक्टर में अगर बतानी है तो सबसे आसान है, आप 2 पॉइंट से वेक्टर लिखिए, उसके मॉड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बना लीजिए और यूनिट वेक्टर में IJK के जो गुणांक होंगे बेटा वही हमारे LMN का काम करेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए हमने वेक्टर की हेल्प से ही आपको 3D का फॉर्मूला बना के दिया है। आप पेपर में डायरेक्ट वेक्टर से भी 3D के सभी सवालों को कर सकते हैं, सेम नंबर मिलेगा, क्योंकि 3D और वेक्टर दोनों मिक्स चैप्टर है, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम मिक्स होकर आते हैं। तो वहां पर हम वेक्टर 3D के सभी सवालों को वेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं, हमारे नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, और इसी बात का हम एडवांटेज लेंगे और हम सभी क्वेश्चन को वेक्टर की हेल्प से करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक रेखा XYZ अक्षों कि धनात्मक दिशा के साथ 90, 60 और 30 डिग्री का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यानी एक रेखा है जो तीनों अक्षों के साथ 90, 60 और 30 का कोण बना रही है, तो बेटा आपको दिक् कोसाइन बतानी है। अब दिक् कोसाइन होती है L
m और n। तो बताओ l कितना, cos अल्फा। तो x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, 90। तो अल्फा जो है वो x अक्ष के साथ बना हुआ कोण होता है। cos 90 की वैल्यू बताइए 0। m है cos बीटा, बीटा है 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू हाफ। n है cos 30, cos 30 है √3/2। तो इस तरीके से जो दिक् कोज्याएं हो गई बेटा, दिक् कोज्याएं बताइए वो क्या हो गई, दिक् कोज्याएं हो गई 0, 1/2, √3/2। दिक् कोज्याओं को हम ऐसे एंगुलर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है दिक् कोज्या को दिखाने का, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या सिंपली कोमा लगा के भी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि रेखा के दिक् अनुपात, देखो ये बेटा दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो दे दिया, यानी a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -2। तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दिक् कोसाइन का, l प्लस माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो बताइए a की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा +-2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया +-2/3, है ना। क्योंकि किसी रेखा को हम दो डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए ये रेखा है, इस रेखा को हम आगे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और पीछे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए किसी रेखा की दो दिक् कोज्याएं बनती हैं, यानी दिक् कोज्याओं के दो सेट बनते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने पर प्लस और उल्टी डायरेक्शन में चले जाएंगे तो माइनस बन जाता है ना। तो इसीलिए प्लस माइनस साथ में आता है। तो आप प्लस माइनस लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर एक नंबर का छोटा क्वेश्चन तो डायरेक्ट अगर आप वैल्यू लिख देंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, तो भी एक्सेप्टेबल होता है। आप अगर यहां प्लस माइनस हटा के केवल ऐसा लिख दीजिए तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मान लिया जाएगा। और प्लस माइनस लगा देंगे तो भी अच्छा है, तो और अच्छा है ना। तो इसलिए यहां पर आपको कोई बहुत परेशान नहीं होना, आप बिना प्लस माइनस लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एक्चुअल फॉर्मूला तो प्लस माइनस वाला ही होता है। तो अगर आप प्लस माइनस लगा के करते हैं तो और अच्छे रहते हैं ना। चलिए ऐसे बताइए m की वैल्यू प्लस माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखो b की वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वही √9 यानी वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से n की वैल्यू प्लस माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो बताओ माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, -+2/3। तो इस तरीके से दो सेट बन गया। अगर हम सही आंसर करना चाहें तो दो सेट इस तरीके से हो गई, 2/3 पहले प्लस लेंगे, पहला चिन्ह लेंगे, तो इसका प्लस, इसका पहला चिन्ह क्या हो गया माइनस, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करके प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस बन चुका है। 1/3 माइनस का 2/3। एक तो आंसर ये होगा, या फिर दूसरा आंसर भी हो सकता है, इसका माइनस का 2/3, इसका प्लस का 1/3 और इसका माइनस का प्लस का 2/3 नीचे वाला लेंगे। ये लीजिए, ये दोनों ही सेट दोनों ही आंसर है। एक ये वाला सेट भी पॉसिबल और ये वाला सेट भी पॉसिबल है। आप देख सकते हो ऊपर वाले में माइनस का मल्टीप्लाई करके नीचे वाला बना है ना। चूंकि रेखा दो दिशाओं में बढ़ाई जा सकती है, इसलिए दो आंसर बन सकते हैं, तो ऐसा करना चाहिए, ठीक। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए दो बिंदु दे रखे बेटा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। तो मैंने अभी आपको दो बिंदु से जाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन का फॉर्मूला सिखाया था। आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं और वेक्टर बना के भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो l की वैल्यू हो जाएगी x2 - x1 अपॉन रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर एंड z2 - z1 होल स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार से m और n की वैल्यू भी लिख लेंगे, है ना। ये हो गया अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहते हैं, मगर हम इस बात को प्रीफर नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि आप वेक्टर की हेल्प से करिए, क्योंकि वेक्टर से देखने में भी सुंदर लगता है और नंबर तो उतने ही मिलने हैं, ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो जो PQ वेक्टर बनेगा वो बनेगा OQ माइनस OP। तो इस 1 में से -2 को माइनस करेंगे तो प्लस का 3i कैप, 2 में से 4 माइनस करेंगे माइनस का 2j कैप, 3 और माइनस माइनस प्लस 8k कैप। आप PQ का यूनिट वेक्टर लिख दीजिए, 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 8k कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 9 + 4 + 64, है ना। तो बताइए कितना हो गया, 64 और 4 68 और 9, तो 9 8 17 77, है ना। 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 8k कैप, तो रूट में 77। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो l की वैल्यू हो गई 3/√77, m की वैल्यू हो गई -2/√77
और n की वैल्यू होगी बेटा 8/√77। इस तरीके से आप LMN की वैल्यू बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, एक्स वाई और जेड अक्षों के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ये एक नंबर के लिए हमारे बोर्ड का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, अक्सर आता ही रहता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो एक्स वाई और जेड अक्षों के दिक् कोसाइन लिख रही है। तो एक्स अक्ष, पहले हम एक्स अक्ष की बात करते हैं। तो बताओ, एक्स अक्ष के लिए पहले हम अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं। तो अल्फा क्या होता है? एक्स अक्ष के साथ बना कोण। तो एक्स अक्ष खुद एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? तो आंसर है 0 डिग्री। एक्स अक्ष वाई अक्ष के साथ, क्योंकि बीटा जो है वो वाई अक्ष के साथ बना हुआ कोण है, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? तो आंसर है 90 डिग्री। एक्स अक्ष जेड एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा? तो आंसर है 90 डिग्री। तो उस केस में L की वैल्यू हो गई cos 0 यानी 1, M की वैल्यू हो गई cos 90 यानी 0 और N की वैल्यू हो गई cos 90 यानी 0। तो उस केस में एक्स अक्ष की जो दिक् कोज्याएं होंगी बेटा वो 1, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि L की वैल्यू 1, M की वैल्यू 0 और N की वैल्यू 0 है। ठीक, ऐसे ही आप बिल्कुल Y अक्ष की और Z अक्ष की भी फोटोकॉपी है, ऐसे ही निकाल सकते हैं। वैसे आपको साफ साफ नजर आ गया होगा कि Y एक्सिस का बनेगा 0 1 0, है ना, क्योंकि Y एक्सिस X के साथ 90 बनाएगा, खुद के साथ 0 डिग्री बनाएगा और Z के साथ 90, तो 90 वाले 0 हो जाएंगे, 0 वाला 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो Z एक्सिस है उसका आएगा 0 0 1, है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए, दर्शाइए कि बिंदु दिस एंड दिस, ये 3 बिंदु दे रखा है, कह रहा दर्शाइए कि ये समरेख है। सेम क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर में, वेक्टर टॉपिक में ऑलरेडी कर रखा है। अगर हम इसको 3D से करना चाहते हैं, हालांकि पेपर में ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप वेक्टर और 3D में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा चॉइस मिल जाए तो हमेशा कोशिश करिए वेक्टर से करिए, क्योंकि वेक्टर आपके लिए आसान होता है ना। अब आपको मालूम है समरेख का मतलब होता है जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे समरेख कहते हैं। तो देखो ए का निर्देशांक हो गया 2 3 -4, 1 -2 3, 3 8 और माइनस का 11। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, तो जवाब है हाँ, ओ बी माइनस ओ ए। 1 -2 माइनस का आई कैप, -2 और माइनस का 3 माइनस का 5 जे कैप, 3 माइनस माइनस प्लस का 7 के कैप। तो बताइए यहां से अगर ए बी का मॉड ए बी कैप बनानी हो तो क्या बनेगा? ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मॉड। तो बताओ कितना? माइनस का आई कैप, माइनस का 5 जे कैप, प्लस का 7 के कैप, डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर 1 प्लस 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये हो गया माइनस का आई कैप, माइनस का 5 कैप, प्लस का 7 के कैप, और ये 49 में एक जोड़ दिया 50 और 25 75 का फैक्टर करेंगे 25 गुणा 3, 25 बाहर आके बेटा 5 बनाएगा 5√3। तो इस तरीके से, वैसे हमें यहाँ पर ए बी कैप निकालने की जरूरत है नहीं। चलिए, अब हम अगर BC वेक्टर लिख लें बेटा, तो OC माइनस OB, 3 -1 2 आई कैप, 8 माइनस माइनस प्लस 10 जे कैप, -11 -3 माइनस का 14 के कैप। क्लियर? अब इस BC वेक्टर में से अगर मैं यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लूं तो आप देख सकते हो ये बन जाएगा माइनस का आई कैप, माइनस का 5 जे कैप, प्लस का 7 के कैप। और आप देख सकते हो ये वेक्टर जो है वो ए बी के इक्वल है। दैट मीन्स BC वेक्टर जो है वो माइनस का 2 टाइम्स ए बी वेक्टर के इक्वल है। इसका मतलब यहां से ये क्लियर हो गया कि BC इज लैम्डा टाइम्स ए बी। और अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में दिए गए सदिश समरेख हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। ये बात हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था। तो सेम आप यहां करके दिखा देंगे कि भाई BC जो है वो -2 इंटू ए बी है। इसका मतलब ये तीनों बिंदु समरेख हैं, ठीक है, कोलिनियर है। अब हम बात करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। हमने अपनी 11वीं की जो पढ़ाई करी थी वहां पर 2D में लाइन था, यानी कि किसी XY प्लेन, किसी एक ही प्लेन में रेखा थी, ऐसे या फिर ऐसे, और हमने उसके विभिन्न विभिन्न समीकरण पढ़े थे। अब हमारी रेखा अंतरिक्ष में है, स्पेस में है, और उस स्पेस में रेखा का समीकरण लिखना है। तो अगर कोई लाइन स्पेस में है तो वो 3D कोऑर्डिनेट्स, त्रिविम ज्यामिति का पालन करेगी, त्रिविम निर्देशांक बनाएगी, और उस केस में जो लाइन का इक्वेशन बनेगा वो 3D में होगा, यानी x y z तीनों डायमेंशन होंगे। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं कि रेखा का समीकरण हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे बेटा, दिए गए बिंदु A से जाने वाली तथा दिए गए सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण।
यानी एक ऐसी रेखा का समीकरण जो किसी दिए गए बिंदु से होके जा रही है। मान लीजिए इस रेखा पर एक बिंदु है ए और एक दिया हुआ वेक्टर है बेटा बी वेक्टर, इस बी वेक्टर के समांतर है। तो हमारी रेखा बिंदु ए से जा रही है और वेक्टर बी के समांतर है। इस रेखा का हमें समीकरण लिखना है। ठीक है, चलिए आइए, मान लीजिए यहां कहीं मूल बिंदु है ओ। अब अगर मैं इस ओ को ए से मिला दूं बेटा, तो देखो ये बनेगा ओ ए वेक्टर, है ना। किसी भी पॉइंट को मूल बिंदु से मिलाते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश बन जाती है। अब आपको मालूम है कि रेखा एक बिंदु पथ है। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा कि रेखा, परवलय, अति परवलय, ये सभी क्या हैं, बिंदु पथ हैं। ये बिंदुओं से मिलकर बनते हैं और कोई चर, कोई वेरिएबल, चलायमान वस्तु या पिंड चलता है और उसके चलने का जो रास्ता बनता है, जो पाथ बनता है, उसी को हम बिंदु पथ कहते हैं। क्लियर। तो कोई एक चलायमान चर बिंदु है पी, चर बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई जेड होगा क्योंकि वो चर है, चल रहा है, इसलिए उसका वेरिएबल पॉइंट होगा। वेरिएबल पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड से लिखा जाता है। ठीक है। अब अगर मैं ओ को पी से मिलाऊं तो ये बन गया ओपी वेक्टर। अब सब चर बिंदु जो है बेटा, इस पूरे चैप्टर में जब भी वेरिएबल पॉइंट की बात होगी उसके पोजीशन वेक्टर को आप वेक्टर आर से डिनोट करोगे। तो ओपी का पोजीशन वेक्टर हो गया आर और ए का पोजीशन वेक्टर हो गया ए। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या एपी वेक्टर जो बना ये बी वेक्टर के समांतर है, पैरेलल है। और अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं तो एपी बराबर हो जाएगा लेमडा टाइम्स बी। यहां से एपी किसके इक्वल, ओपी माइनस ओए, और ये किसके इक्वल है बताओ, लेमडा इंटू बी के बराबर है। तो अगर हमें ओपी लिखनी तो कैसे लिखेंगे बताओ। ये जो ए बिंदु है इसके निर्देशांक को मान लीजिए x1, y1 और z1। ठीक है, सपोज ये पॉइंट हमको गिवन है। तो बताओ ओपी क्या बनेगा बेटा, ओपी हमारा आर वेक्टर हो गया, है ना। और अगर इस ओए को मैं राइट साइड में भेज दूं तो ओए हो गया प्लस लेमडा बी। ओए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, तो देखो यहां से आर वेक्टर आ गया वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ठीक है, यही हमारे इस रेखा का सदिश समीकरण है। ये कैसा समीकरण है बताओ, सदिश समीकरण है, सदिश समीकरण है, वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है बेटा, हमारे पेपर में दो तरह के इक्वेशन पूछे जाते हैं, सदिश वाला भी पूछा जाता है और कार्तीय वाला भी पूछा जाता है। तो फिलहाल ये जो हमने ये जो समीकरण बनाया ये इस रेखा का समीकरण है, जो रेखा बिंदु ए से जा रही है और दिए गए सदिश बी के समांतर है। इसका समीकरण बनता है आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। ए वो बिंदु है जहां से जा रही है, बी वो वेक्टर है जिसके समांतर है। ठीक है, ये हमारे रेखा का वेक्टर इक्वेशन है। अब इस वेक्टर इक्वेशन से हम कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन बनाना सीखेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में वेक्टर इक्वेशन और कार्तीय दोनों की, कार्टेशियन दोनों की जरूरत पड़ती रहती है बेटा। तो वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर, हमें दोनों को चेंज करने आना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सदिश रूप से कार्तीय रूप व्युत्पन्न करना, यानी डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फ्रॉम दी वेक्टर फॉर्म। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखो आर आ गया बताओ, ए प्लस लेमडा बी, है ना। अब आर वेक्टर आप देख सकते हो कि यहां पर आर वेक्टर जो है वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, एक्स आई, वाई जे और जेड के। ठीक है, चलो तो ये हो गया एक्स आई, वाई जे एंड जेड के। ठीक है बेटा, ए वेक्टर, ये देखिए ए का निर्देशांक है x1, y1, z1। तो बताओ ए वेक्टर क्या बनेगा बेटा, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स बी। बी वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा है। डायरेक्शन को शो करने के लिए या तो हम डायरेक्शन कोसाइन यानी LMN का यूज करते हैं या फिर डायरेक्शन रेशियो ABC का यूज करते हैं। ठीक है, हम दोनों का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां बी वेक्टर को हम डायरेक्शन रेशियो से शो कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा AI कैप, BJ कैप प्लस CK कैप। ठीक है बेटा, अब अगर हम इसको ट्रांसपोज करें तो देखो ये बनेगा x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप एंड z माइनस z1 k कैप। और ये किसके इक्वल हो गया बताओ, लेमडा टाइम्स AI कैप, BJ कैप एंड CK कैप। अब अगर हम दोनों तरफ i j k के गुणांकों की तुलना कर दें बेटा, तो देखो यहाँ i का गुणांक है x माइनस x1 और यहाँ आएगा लेमडा इंटू a। तो यहां से लेमडा की वैल्यू बनेगी x माइनस x1 अपॉन a। इसी प्रकार अगर j वाले की तुलना कर लें तो y माइनस y1 इक्वल टू लेमडा b। तो यहां से लेमडा की वैल्यू आ गई y माइनस y1 अपॉन b। इसी प्रकार से z माइनस z1 इक्वल टू लेमडा c। तो यहां से लेमडा की वैल्यू आएगी z माइनस z1 अपॉन c।
अब ये भी लेमडा की वैल्यू, ये भी लेमडा की वैल्यू और ये भी लेमडा की वैल्यू, अगर तीनों को इक्वल कर दिया जाए तो x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन सी, ये एक रेखा का समीकरण मिल गया बेटा। ये 3D में किसी लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन कहां से जा रही है? x1 y1 z1, देखो ये x1 y1 z1 वाले बिंदु से जा रही है और ए बी सी के समांतर है। ए बी सी क्या हो गई? समांतर रेखा की दिक् अनुपात, यानी कि हमारी रेखा जिस रेखा के समांतर है उसकी डायरेक्शन रेशियो किससे दी जाएगी? ए बी सी से, है ना, जो जैसा कि हमने यहां पर बी वेक्टर को बनाया था। तो ये हमारा 3D में इक्वेशन आ गया। 3D में आप देख के यहां से देख के बताया करोगे कि देखो ये x1 y1 z1 से जा रही है और इसकी डायरेक्शन कोसाइन जो है, डायरेक्शन रेशियो जो है वो ए बी सी है। अब कई बारी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन देगा, तो जब डायरेक्शन कोसाइन देगा तो यहां ए बी सी की जगह एल एम और एन आ जाएगा, है ना। वो तो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन में से क्या दिया गया है। डायरेक्शन रेशियो दिया है तो एबीसी आएगा, डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो एल एम एन आएगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम वेक्टर से कार्तीय रूप में जाएंगे। और अगर उल्टा करना हो, कार्तीय से वेक्टर में जाना हो, तो बिल्कुल उल्टा आपको दिख रहा होगा। ये x1 y1 z1 से वेक्टर ए बन जाएगा और ये एल एम एन या फिर ए बी सी से वेक्टर बी बन जाएगा और फिर आप r बराबर a प्लस लेमडा भी लिख देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बिंदु दे रखा है, बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी दोनों तरह के समीकरण लिखने हैं, वेक्टर इक्वेशन भी लिखना है और कार्टेशियन भी लिखना है। तो अगर वेक्टर पहला पार्ट हमने बना दिया वेक्टर इक्वेशन, अगर हमें वेक्टर इक्वेशन लिखना है बेटा तो उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर r = a + लेमडा बी, है ना। अब यहां पर a वेक्टर कैसे लिखेंगे बताओ? 5i + 2j - 4k। बी वेक्टर कैसे लिखोगे बताओ? देखो यहां पर जिसके समांतर होती है वो वेक्टर बी बन जाता है। कितना है बताओ? 3i कैप + 2j कैप माइनस का 8k कैप। अब आप इसको सिंपली इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट r = बताओ a की वैल्यू कितनी? 5i कैप + 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर यानी 3i कैप + 2j कैप माइनस का 8k कैप, है ना। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? ये हमारे इस सवाल का वेक्टर इक्वेशन है। अब इसका सेकंड पार्ट है कार्टेशियन। कार्टेशियन यानी कार्तीय, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे बेटा कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण प्राप्त करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं और वेक्टर से कार्तीय में चेंज करके भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको करके दिखाया था। तो है ना, यहां से जैसे यहां से हम कर सकते हैं। कैसे? तो इसी इक्वेशन में हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। r किसके इक्वल होगा बताओ? xi ij, बताओ ये किसके इक्वल है? तो यहां से देखो 5i + 2j - 4k, 5i + 2j माइनस का 4k प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर है बेटा 3i + 2j - 8k, 3i + 2j माइनस का 8k। ठीक है, चलो अब अगर हम इसको इधर ट्रांसपोज कर लें, इधर ले आए तो देखो ये i वाले में से माइनस हो जाएगा तो x - 5i कैप y - 2j कैप एंड z + 4k कैप। और इधर बताओ 3 लेमडा i कैप 2 लेमडा j कैप माइनस का 8 लेमडा k कैप। अब आप दोनों तरफ तुलना कर लीजिए तो x - 5 की वैल्यू हो गई 3 लेमडा, यानी लेमडा की वैल्यू हो गई x - 5/3। इसी प्रकार से y - 2, ये 2 है, इक्वल टू यहाँ से 2 लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू हो गई y - 2/2। और यहाँ से बेटा z + 4 इक्वल टू देखो माइनस का 8 है ना, जो k का गुणांक है, दोनों तरफ उसकी तुलना कर देंगे। तो बताओ यहाँ से 8 लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू हो गई z + 4/-8। तीनों को इक्वल कर दीजिए तो x - 5/3 y - 2/2 z + 4/-8, यही हमारे इस रेखा का कार्तीय समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर इक्वेशन था और ये हमारा कार्तीय समीकरण हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जाता है ना। तो इस तरीके से आप डिटेल में प्रॉपर तरीके से करके दिखाएंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे वेक्टर से पक्षांतर करके तुलना करके बनाना। आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूले में पुट कर दोगे बेटा तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 2 नंबर का सवाल है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, अगर 5 नंबर का सवाल है तो आप प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप करो, तभी 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे
दो रेखाओं के बीच कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि अगर 3D में दो रेखाएं ऐसे दे दी जाएं तो इनके बीच का कोण हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब मान लो ये पहली रेखा है L1 जो है R बराबर A प्लस लेमडा बी, और ये दूसरी रेखा है, या A1 B1 लिख लीजिए, चलिए ये दूसरी रेखा है R बराबर A2 प्लस लेमडा B2। यानी पहली रेखा B1 के समांतर है, दूसरी रेखा B2 के समांतर है। तो अगर इन दोनों के बीच का कोण चाहिए थीटा, तो हमें B1 B2 का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो cos थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे बताइए, B1 डॉट B2 डिवाइड में B1 का मॉड इंटू B2 का मॉड, है ना, ये cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। B1 B2 कहां से आया, पहली रेखा B1 के समांतर है, ये वाला पार्ट क्या बताता है कि हमारी रेखा B1 के समांतर है, और दूसरी रेखा B2 के समांतर है। तो दोनों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, B1 डॉट B2 अपॉन B1 मॉड इंटू B2 मॉड, है ना। आप सीधे इस फॉर्मूले का यूज करिए और यहां से बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्लियर। अब सपोज अगर B1 वेक्टर बेटा, सपोज B1 वेक्टर जो है वो A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप है, और B2 वेक्टर जो है वो A2 I कैप, B2 J कैप एंड C2 K कैप है। तो उस केस में बताइए cos थीटा कैसा बनेगा। B1 डॉट B2 करेंगे तो बताओ A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यहाँ बताओ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यही हो गया cos थीटा का फॉर्मूला। अगर आप 3D में डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप वेक्टर फॉर्म में लिख के B1 B2 लिख करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सपोज करिए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो जाए बेटा, तो उस केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगी, और उस केस में cos 90 की वैल्यू 0 है ना। तो उस केस में यहां पर हम क्या पुट कर देंगे बताओ, 0। तो जब यहां 0 पुट कर देंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि ये नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा। यानी दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त हो गई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर समांतर की पूछे, समांतर की तो आपको मालूम ही है कि दो रेखाएं समांतर अगर करनी है तो उनकी डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जो है समान अनुपात में हो जाएंगी। उस केस में B1 जो है वो B2 के पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। सिंपली बस ये दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त हो जाएगी, क्योंकि दो रेखाएं समांतर होंगी तो उनकी जो डायरेक्शन है उनका अनुपात समान हो जाएगा, उनका दिक् अनुपात या दिक् कोजिया दोनों समान अनुपात में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई समांतर होने की, ठीक। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए रेखा युग्म वेक्टर आर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k, और वेक्टर आर इक्वल टू 5a माइनस 2j प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये दो रेखा युग्म दे रखे हैं बेटा, इनके बीच का कोण निकालना है। क्लियर। तो कोण के लिए हमने फॉर्मूला सीख लिया है। तो बताओ ये हो गया B1, यानी B1 वेक्टर हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर। और B2 वेक्टर हो गया बेटा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब हमें इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। cos थीटा होता है B1 डॉट B2 डिवाइड में B1 का मॉड इंटू B2 का मॉड। क्लियर। चलिए तो इसको यहाँ पुट करिए, देखिए 1 है तो ये 3 प्लस 4 प्लस 12 डिवाइड में रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हो गया बेटा रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो बताइए वैल्यू कितनी आई, 12 4 16 3 19 19 अपॉन रूट में 2 का स्क्वायर 4 4 8 और 1 9 रूट 9, और यहाँ बेटा 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 यानी 36। तो बताओ क्या आया फाइनली 19 डिवाइड में रूट 9 की वैल्यू 3 हो गई, 36 4 40 और रूट में 49, तो रूट 49 की वैल्यू होती है 7। तो ये आ गया बेटा 19 अपॉन 21। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 19 अपॉन 21। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। करिए अगेन बेटा, अब देखो ये दोनों समीकरण कार्तीय रूप में दिए हैं ना, वो वेक्टर में था, ये कार्तीय में है, कार्टेशियन है। कह रहा है इनके मध्य का कोण ज्ञात करिए। तो मैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट से भी कर सकता हूँ और कार्टेशियन वाले फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ। बोर्ड में अब एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए,
हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, मगर अगर कार्तीय समीकरण दे तो कार्तीय वाला फॉर्मूला लगाओ, और अगर वेक्टर समीकरण दे, इक्वेशन दे, तो वेक्टर वाला लगाओ, है ना। तो यहाँ पर कार्तीय वाला दे रखा है तो हम कार्तीय वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो कार्टेशियन वाला फॉर्मूला cos थीटा का हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइड में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बताइए a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 1 प्लस b1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू बेटा 2, डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ बताइए 1 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। चलिए तो 3 प्लस 5 प्लस 8 और ये हो गया बेटा 25, 16 और 9 25, 25 और 25 50, यानी रूट में 50 और ये हो गया रूट में 6। तो बताओ कितनी वैल्यू आई, 8 5 13 3 16, 50 को हम 5 रूट 2 लिख सकते हैं, तो ये बन गया 5 रूट 2 और इंटू में रूट 6, तो इसको लिखेंगे बेटा 16/5 रूट 12, ठीक है। तो बताइए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स इस 12 को भी हम 4 3 12 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बताओ ये बन जाएगा 16 डिवाइड में 5 गुणा 2 रूट 3, 2 से 16 को काटिए 8 बारी, तो ये आ गया बेटा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 डिवाइड में 5 रूट 3, ठीक है। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक। तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 8/5 रूट 3, ठीक है। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्तीय समीकरण है। जब कार्तीय समीकरण दे तो आप कार्तीय वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और जब वेक्टर इक्वेशन दे तो वेक्टर वाला। हालांकि आप इसको भी वेक्टर फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां से हमारे बोर्ड में 8 नंबर का एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में हमेशा हर साल गारंटी का है, आता ही आता है, ठीक है। तो 8 नंबर का एक क्वेश्चन बेटा यहां से जरूर आएगा इस टॉपिक से, दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी, विषमतली रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और दूसरा बेटा समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इन दोनों हमारे पेपर में कभी विषमतली वाली रेखाओं के बीच की दूरी पूछी जाएगी और कभी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछी जाएगी। तो ये दो टॉपिक है, इन दोनों पर ही क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए 1 बाय 1 समझते हैं पहले कि विषमतली रेखाएं कौन सी होती हैं और समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। तो विषमतली का मतलब हो गया बेटा, विषमतली को इंग्लिश में कहते हैं स्क्यू लाइंस, विषमतली स्क्यू लाइंस, ठीक है। विषमतली को समझने के लिए सपोज ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। ये yz प्लेन हो गया और ये बेटा xz प्लेन हो गया। अब सपोज दो रेखाएं हमारे पास, एक रेखा yz प्लेन में है और एक रेखा xz प्लेन में है। अब ये दोनों रेखाएं दो अलग अलग प्लेन में है, दो डिफरेंट प्लेन में है। तो जो ये दो अलग अलग प्लेन में है तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई, विषमतली, है ना। विषमतली का मतलब अलग अलग प्लेन में। अब इन रेखाओं के बीच की हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों रेखाओं पर ऐसे एक लंब खींचेंगे, जो लंब दिशा की दूरी होगी उसे ही हम न्यूनतम दूरी कहते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अभी हम अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमने ये समझ लिया कि विषमतली रेखाएं क्या होती हैं। विषमतली का मतलब होता है जब रेखाएं दो अलग अलग तल में स्थित हों तो ऐसी रेखाओं को विषमतली रेखाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर भी इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये दो रेखाएं हैं। एक रेखा इस G और E से होके जा रही है, यानी अगर इस क्यूब को इस क्यूबॉइड को, घनाभ को अपने घर का कमरा समझ लें तो ये जो रेखा है बेटा, ये ऊपर वाले जो छत है, छत के विकर्ण से होके जा रही है। देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये EFGH, ये छत है ना। और देखो ये रेखा छत के विकर्ण कोनों से, एक G कोना और एक E कोना, तो ये छत के कोने हो गए, तो दो कोनों को मिलाओगे तो एक विकर्ण बनेगा। तो ये छत से होकर जाने वाली विकर्ण है। और ये आप देख सकते हो कि ये सामने वाली दीवार है ना, ये आपकी सामने वाली दीवार है। पीछे एक ये आगे की दीवार हो गई और एक वो पीछे की दीवार हो गई।
ये जो रेखा है ये इस सामने वाली दीवार के दोनों विकर्णों से होके जा रही है, तो इसका मतलब ये रेखाएं अलग अलग तल में स्थित हो गई है ना। एक रेखा छत में जा रही है, आपके घर कमरे में जो छत है, छत के दो कोनों को मिला दीजिए, एक रेखा वो बन गई, और एक इस दीवार की रेखा हो गई ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं अलग अलग प्लेन में हो गई कि नहीं हो गई, ये छत में हो गई, देखो ये छत है, तो एक रेखा छत से होके जा रही है और एक रेखा ये सामने वाली दीवार से होके जा रही है, तो दो अलग अलग प्लेन की रेखाएं हैं। और जब दो अलग अलग प्लेन की रेखाएं हैं बेटा, तो ऐसी रेखाओं को विषमतली रेखाएं कहेंगे, ठीक है। और इन विषमतली रेखाओं, जैसे यहां पर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये दो अलग अलग तल की रेखाएं हैं, ठीक है। और इन विषमतली रेखाओं के बीच का ही हमें क्या निकालना है बताओ, दूरी निकालिए। और दूरी हमेशा कैसी दूरी होती है, न्यूनतम दूरी। तो देखो दो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस है ना, दो विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी। तो बेटा जब भी दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी होगी तो हमेशा याद रखिए दूरी हमेशा न्यूनतम ली जाती है, ठीक है। और न्यूनतम दूरी जो होती है वो लंब दिशा में होती है। जैसे दो रेखाएं दे रखी हैं, मान लो ये दो रेखाएं हैं, अब अगर मैं इस रेखा पर कोई एक बिंदु ले लूं, मान लो इस पर एक बिंदु है ये और इस पर एक बिंदु है ये, अब इसको ऐसे मिला दूं, तो क्या ये इन दो रेखाओं के बीच की दूरी कही जाएगी? नहीं। क्यों नहीं कही जाएगी? क्योंकि इससे छोटी दूरी भी संभव है, मगर सबसे छोटी दूरी कौन सी बन पाएगी? तो सबसे छोटी दूरी तो लंबवत दिशा की दूरी होगी, है ना। जो दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरी होती है बेटा, वो सबसे छोटी दूरी होती है और उसी को दो रेखाओं के बीच की दूरी मानी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसलिए देखो हेडिंग भी है न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए याद रखना है कि दोनों रेखाओं की लंब दिशा होनी चाहिए, यानी एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो दोनों रेखाओं पर लंब हो जाए, वो लंब की दिशा ही न्यूनतम दूरी वाली दिशा होगी और उसको नाप लेंगे और वही दूरी हमारी न्यूनतम दूरी कही जाएगी। क्लियर? तो जैसे यहां डायग्राम में आप देख सकते हो कि मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सी डी जो है वो न्यूनतम दूरी नहीं है। ए बी कौन सी दूरी होगी? न्यूनतम दूरी होगी, क्योंकि ये लंब दिशा की दूरी है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आइए विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं कि कैसे हम विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी बता पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दो रेखाएं ले लेते हैं। मान लीजिए ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है। पहली रेखा है हमारी वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, ये लीजिए, ये पहली रेखा हो गई, हम वेक्टर फॉर्म में हमने रेखा को लिख लिया। और ये दूसरी रेखा हो गई हमारी r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक है। ये दो रेखाएं हो गई। इसका मतलब हो गया कि जो पहली रेखा है ये किसी पॉइंट a से जा रही है जिसका पोजीशन वेक्टर a1 वेक्टर है, ठीक है। और ये b1 वेक्टर के पैरेलल है ना। ये लैम्डा b1 क्या बताता है कि हमारी रेखा b1 के समांतर है ना। ऐसे ही बेटा जो दूसरी वाली रेखा है ये किसी पॉइंट b से जा रही है जिसका पोजीशन वेक्टर a2 है। आप देख सकते हैं हमारी रेखा a2 वेक्टर से होके जा रही है, क्लियर। और ये किसी एक वेक्टर b2 के क्या है बताओ? पैरेलल है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इस AB को मिला दूं ऐसे, तो AB एक दूरी तो है मगर ये न्यूनतम दूरी नहीं है, क्लियर। हमें न्यूनतम दूरी चाहिए, और न्यूनतम दूरी कब मिलेगा? जब हम एक ऐसा दूरी लेंगे जो दोनों रेखाओं के लंब दिशा में हो। तो उसके लिए क्या करनी होगी बेटा? सबसे पहले आपको एक लंब दिशा में रेखा खींचनी होगी जो दोनों रेखाओं पर लंब हो। तो मान लीजिए हम एक ऐसी रेखा खींच लेते हैं, ये लीजिए समझाने के लिए, ये लीजिए, या हम और सुविधा के लिए इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये एक ऐसी रेखा हमने खींच दी जो दोनों रेखाओं पे लंबवत है। मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया, ये AB हो गया, और ये मान लीजिए C पॉइंट है तो ये CB हो गया, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई CB की दिशा कैसे मिलेगी? अगर मैं आपसे पूछ लूं छोटा सा क्वेश्चन कि बताओ भाई CB की दिशा कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त करोगे CB, है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा कि अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जो परिणामी सदिश प्राप्त होती है उसकी दिशा दोनों ही सदिशों के लंब दिशा में होती है। मैं आपको एक बार ये रिकॉल कर देता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। अब अगर हम A क्रॉस B करें तो आपको सिखाया गया कि A की तरफ हाथ की उंगलियों को करिए और B की तरफ मोड़िए, तो अंगूठा इस तल के लंब दिशा में जा रहा है और वो लंब दिशा ही A क्रॉस B की दिशा है। बोलो, यही तो सिखाया गया आपको A क्रॉस B में। तो जब हम A क्रॉस B करते हैं बेटा, तो A क्रॉस B वाला जो सदिश प्राप्त होता है उसकी खूबी ये होती है कि वो दोनों वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर दोनों पर लंब होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो पहली रेखा वेक्टर B1 के समांतर है, दूसरी रेखा वेक्टर B2 के समांतर है। तो अगर मैं एक वेक्टर N बनाऊं,
जो b1 क्रॉस b2 से बनी हो। तो इस b1 क्रॉस b2 की क्या खूबी होगी? b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो हमने प्राप्त किया, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट करके एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होती है, तो ये जो n वेक्टर आपने तैयार किया, इसकी खूबी ये होगी कि ये b1 के भी लंबवत होगा और b2 के भी लंबवत होगा, हाँ या ना? अब पहली रेखा b1 के समांतर है और दूसरी रेखा b2 के समांतर है। तो अगर b1 क्रॉस b2 कर दिया तो b1 b2 दोनों के लंब मिल गया, यानी कि पहली रेखा पर भी लंबवत और दूसरी रेखा पर भी लंबवत। और यही हम चाहते हैं, हम वो दिशा चाहते हैं जो दोनों पर लंबवत हो। जैसे आप डायग्राम में इस CB को देख रहे होंगे, यानी मैं कह सकता हूं कि जो CB की दिशा होगी वो n वेक्टर से दी जा सकती है। क्लियर? अब मेरे पास AB डिस्टेंस मालूम है, ये AB, या यूं कह सकते हैं कि AB वेक्टर मालूम है। इस AB वेक्टर का अगर मैं इस CB वेक्टर पर प्रोजेक्शन प्रक्षेप ले लूं, तो प्रक्षेप लेते ही मुझे लंब दिशा की दूरी मिल जाएगी। जरा एक बारी मैं आपको प्रक्षेप रिकॉल कर देता हूं कि प्रक्षेप क्या था। जैसे ये वेक्टर है A, ये वेक्टर है B, अगर मैं यहां से एक लंब खींच दूं तो ये और ये दोनों जो दूरियां हैं ये प्रक्षेप कहलाती हैं, है ना? ये B का A की दिशा में प्रक्षेप है, तो B का A की दिशा में जो प्रक्षेप बनेगा बेटा वो किसके बराबर होगा? इस लेंथ के। अगर मान लीजिए इसको A, B, C और D नाम दे दूं, तो ये जो AD है, ये जो AD है बेटा, AD, ये AD जो है वो B का A पर प्रक्षेप है। यानी किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप लिया जा सकता है, और प्रक्षेप जो है वो पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर की दिशा में एक आभासी परिमाण बताता है कि अगर मान लो ये पेड़ है और इस पर प्रकाश की किरणें ऐसे पड़े तो इसकी परछाई जो बनेगी वो कितनी लंबी बनेगी? तो जमीन पर जो इसकी परछाई बनेगी बेटा वो AD के बराबर बनेगी, है ना? प्रक्षेप का ये मतलब होता है कि अगर कोई चीज किसी कोण पर झुकी हुई है तो उसका क्षैतिज, अगर उसको मान लो ये पेड़ है इतनी लंबी, ठीक है, और इस पर प्रकाश की किरण पड़े तो जो नीचे उसकी परछाई बनेगी वो कितनी लंबी बनेगी? या यूं कह लें कि अगर ये पेड़ कल को जमीन पर टूट के गिरे तो कितनी लंबी उसकी लंबाई जाएगी, है ना? उससे हम प्रक्षेप की तरह समझ सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मुझे इस AB का, इस AB वेक्टर का या BA वेक्टर का, ठीक है, अगर इस BA वेक्टर का इस BC वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप ले लिया जाए तो मुझे ये लंबवत दूरी प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? तो वो होगा AB वेक्टर का BC वेक्टर पर प्रक्षेप। ठीक है बेटा, अगर इस AB वेक्टर का BC वेक्टर पर प्रक्षेप ले लिया जाए तो वो न्यूनतम दूरी प्राप्त हो जाएगी। अब आपको ये याद होगा कि दो वेक्टर का प्रक्षेप, अगर मुझे इस B का A पर प्रक्षेप निकालना है तो इसका फॉर्मूला बनता है B डॉट A अपॉन A का मॉड। जिस वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना होता है उसके मॉड से डिवाइड करते हैं, है ना? अब यहां पर मुझे AB का प्रक्षेप चाहिए, किसकी दिशा में? BC की दिशा में। तो फॉर्मूला बनेगा बेटा AB का डॉट BC के साथ डिवाइड में BC का मॉड। BC का मॉड क्यों? क्योंकि हम BC पर प्रक्षेप चाहते हैं, ठीक है? जिस वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना होता है उसके मॉड से डिवाइड करते हैं। क्लियर? चलिए तो बताइए जरा AB, अब यहां AB वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं? तो भाई AB वेक्टर लिखना हमें आता है, या अगर मैं BA वेक्टर लिखना चाहता हूं तो BA भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? वो दोनों वेक्टर चलेंगे क्योंकि प्रक्षेप तो एक लंबाई होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो OB माइनस OA, फाइनल माइनस इनिशियल। तो OB है A2 और OA है A1। तो देखो ये क्या बन गया? A2 माइनस A1, ठीक है? और यहां से देखो OB, और अगर मैं BA वेक्टर लिखना चाहूं, मान लीजिए किसी को BA वेक्टर लिखना है तो कोई बात नहीं, BA लिख लीजिए, क्योंकि हमने यहां पर BA वेक्टर दिखा रखा है। तो बताओ BA वेक्टर कैसे बनाओगे? BA वेक्टर हो जाएगा बेटा OA माइनस OB, फाइनल पॉइंट यानी अंतिम पॉइंट माइनस प्रारंभिक पॉइंट। तो बताओ OA वेक्टर किसके बराबर है? A1 वेक्टर के, और OB वेक्टर किसके बराबर है? A2 वेक्टर के। तो नो प्रॉब्लम, इस तरीके से हमने BA वेक्टर निकाल लिया। आप BA AB दोनों ले सकते हैं, उससे हमारे फाइनल आंसर पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो बताइए यहां पर हम AB या BA दोनों ले सकते हैं। तो अगर AB वेक्टर लोगे तो अभी मैंने बना के दिखाया था कि AB वेक्टर किसके इक्वल आया था? A2 माइनस A1 के। और अगर कोई BA वेक्टर लेना चाहे तो वो आएगा A1 माइनस A2। आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई सा ले लीजिए। तो मान लीजिए अगर मैंने यहां AB लिख रखा है तो मैं AB वेक्टर ले लेता हूं, तो वो हो गया A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट BC वेक्टर। BC वेक्टर जो है वो N वेक्टर के इक्वल है ना? और N वेक्टर किसके इक्वल है बताओ? B1 क्रॉस B2 के इक्वल। तो ये लीजिए B1 क्रॉस B2 होल डिवाइड में BC का मॉड, यानी B1 क्रॉस
b2 का मॉड। तो ये लीजिए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पर ऐसे मॉड लगा देंगे। ठीक है, इस पूरे पर मॉड क्यों लगाया, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है, मगर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इस पर ऐसा मॉड लगा दीजिए। अब यही व्यंजक जो है, ये न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो क्या तैयार हो गया बताइए, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार हुआ बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो हो गया a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड और इस पूरे का मॉड। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यहां से 8 नंबर 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो बोर्ड में बिल्कुल गारंटी का आता ही आता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एक सवाल न्यूनतम दूरी का आना ही आना है। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अभी हमने विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बनाया, अब हम समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बनाएंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। क्लियर। सपोज L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं, तो इनके बीच की दूरी हमको चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि TP जो दिशा है बेटा, वो दोनों पर लंब है, और हमने अभी आपको बताया कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है लंब दिशा में होती है, यानी इस चित्र में TP ही दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी। क्लियर। अब आइए देखते हैं कि हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहली रेखा है L1, तो L1 का समीकरण हो गया R बराबर, देखिए L1 रेखा A1 से जा रही है यानी A1 प्लस लैम्डा बी। मान लेता हूं कि ये रेखा B वेक्टर के समांतर है। अब अगर ये B के समांतर है तो ये भी B के समांतर होगी, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो L2 रेखा होगी बेटा R बराबर A2 प्लस एक म्यू B, है ना। ये देखो A2 से होके जा रही है, म्यू बी B के समांतर है। लैम्डा और म्यू दो कांस्टेंट हैं, दोनों रेखाएं समांतर है, तो हमें मालूम है कि दो रेखाएं समांतर होती तो A बराबर लैम्डा बी होती है। ठीक है, तो ये दो रेखाएं हमने प्राप्त, दो रेखाओं का समीकरण हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से मैं ये HT प्राप्त कर सकता हूं, HT वेक्टर कैसे निकलेगा, वही OT माइनस OS। तो T का पोजीशन वेक्टर A2 है, यानी A2 माइनस A1 वेक्टर। ये लीजिए, हमने HT वेक्टर प्राप्त कर लिया। ठीक बेटा, अब मुझे चाहिए TP। अब सपोज ये एंगल थीटा है, तो क्या दो तरह के किसी वेक्टर के दो तरह के घटक होते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। जैसे अगर ये वेक्टर A है और ये कोण थीटा है, तो आपको मालूम है ये वाला मॉड A कॉस थीटा बनता है और ये वाला मॉड A साइन थीटा बनता है। ये बात आपको मालूम है कि किसी वेक्टर के दो घटक हो जाते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो यहां पर ये जो TP है, ये किसके इक्वल होगा बताओ, क्या ये HT का मॉड इंटू साइन थीटा के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका क्षैतिज, SP इसका क्षैतिज घटक हो गया और TP इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। तो थीटा से दूर वाला जो घटक होता है वो लंब वाला ऊर्ध्वाधर घटक होता है, उसमें साइन आता है, और जो थीटा से सटा हुआ होता है उसमें कॉस आता है। ये तो आप सबको आता ही है। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूनतम डिस्टेंस है बेटा, जो न्यूनतम दूरी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो कुछ और नहीं बल्कि HT साइन थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, अब साइन थीटा प्राप्त करने के लिए आपको मालूम है क्रॉस करनी पड़ती है। तो अगर मैं यहां पर HT वेक्टर का B वेक्टर के साथ क्रॉस कर दूं, तो बताओ क्या बनेगा, HT का मॉड B का मॉड साइन थीटा इंटू एन कैप, क्योंकि ये दिशा जो है वो B वाली है। देखिए B दिशा, ये रेखा B के समांतर है। एक वेक्टर हो गया HT और एक वेक्टर हो गया B, है ना, ये B वेक्टर हो गया। दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो क्रॉस करेंगे तो HT का मॉड B का मॉड साइन थीटा इंटू एन कैप। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए, अब अगर दोनों तरफ मॉड लगा दें ऐसे, तो देखो यहां पर भी ऐसे मॉड लग जाएगा, है ना। जब यहां पर मॉड लग जाएगा तो बताओ HT क्रॉस B का मॉड किसके इक्वल, HT का मॉड B का मॉड साइन थीटा और एन कैप का मॉड 1 हो जाएगा, क्योंकि एन कैप तो यूनिट वेक्टर है। अब बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल है, HT साइन थीटा। तो HT साइन थीटा को रख लेते हैं और इस B मॉड को इधर डिवाइड कर देते हैं। तो बताओ HT क्रॉस B का मॉड डिवाइड में B का मॉड, और ये किसके बराबर आ गया, HT मॉड साइन थीटा के इक्वल आ गया। और HT मॉड साइन थीटा ही हमारा न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। शॉर्ट में लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे न्यूनतम दूरी। तो बताओ न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या आ गया, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला आ गया, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला आ गया बेटा HT। बताओ HT वेक्टर किसके इक्वल है, A2 माइनस A1
क्रॉस बी, बी वेक्टर हमारे पास है, डिवाइड में बी का मॉड। ये आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से हमने फॉर्मूला बना दिया, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला a2 माइनस a1 क्रॉस बी डिवाइड में बी। अब दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती तो इस पूरे का ऐसे लगा दो मॉड। तो आप देख सकते हैं कि न्यूनतम दूरी का समांतर रेखाओं है ना, समांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला आ गया। बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी बताइए? शॉर्टेड डिस्टेंस किसके इक्वल आया बेटा? a2 माइनस a1 क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड में बी का मॉड और इस पूरे का मॉड। और विषमतली रेखाओं के बीच का क्या फॉर्मूला बना? आपको पेपर में सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि हमारे पेपर में तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा। विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी बताओ। रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो किसके बराबर आई बताओ? शॉर्टेड डिस्टेंस। तो वो आई बेटा a2 माइनस a1 क्रॉस डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड में b1 क्रॉस b2 और इस पूरे का मॉड और ये मॉड है ना। ये दो फॉर्मूले हमने बना लिए, एक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बेटा और एक विषमतली रेखाओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आप बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया कि ये फॉर्मूले कैसे बने होंगे, है ना। हमने वेक्टर की हेल्प से कितने आसानी से इनको प्राप्त कर लिया। इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो आइए जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए जिनके सदिश समीकरण दे रखे हैं। ये दो सदिश समीकरण दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप बी वाले पार्ट को देखिए, इससे ये मालूम चलेगा कि रेखाएं समांतर तो नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये रेखाएं समांतर नहीं है। तो जब समांतर नहीं है तो कौन सी वाली रेखाएं हैं? विषमतली रेखाएं हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें मालूम ही है। तो बताओ यहां से a1 वेक्टर कितना हो गया? ये वेक्टर a1 वेक्टर हो जाएगा तो i कैप प्लस j कैप, इसमें k कैप नहीं है। a2 वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप। तो सबसे पहले हमें a2 माइनस a1 वेक्टर चाहिए। तो बताओ 2i में से i माइनस कर दो i कैप, j में से j माइनस कर दो 0j कैप माइनस k, और यहाँ तो है ही नहीं, इसको मैं 0k लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा माइनस का k। तो ये a2 माइनस a1 वेक्टर हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखो ये b1 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर है। तो अगर हम b1 क्रॉस b2 निकालें तो i कैप j कैप k कैप। बताओ 2 माइनस 1 1, 3 माइनस का 5 2। चलिए हम बड़े आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। तो क्रॉस करिए i कैप, इसको ऐसे ढक लीजिए, माइनस का 2, इसका गुणा इसमें किया तो माइनस का 2, अब बीच में माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5, फिर माइनस का j वेक्टर, इसको ऐसे ढक लिया, 2 दूनी 4, और देखो इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस का 3 प्लस k वेक्टर, इसको ढक लिया माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस का 3। तो बताइए क्या बना? 3i कैप माइनस का j कैप और माइनस का 7k कैप। ठीक है, इस तरीके से आपने b1 क्रॉस b2 प्राप्त कर लिया। अब आपको मालूम है कि शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड और इस पूरे का मॉड। अब आपने यहाँ a2 माइनस a1 भी प्राप्त कर लिया, b1 क्रॉस b2 भी प्राप्त कर लिया। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है।